हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही छोटा सा एक सिंपल सा जो इंट्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके। और ऐसा इसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने बहुत ज़्यादा पढ़ ली है, लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे जो स्टूडेंट देखे हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है, वो सारी चीजें उनको नहीं पता होती है, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली। अगर आप केमिस्ट्री में पूरा देख लो, चाहे आपका ऑर्गेन, आपको पता है केमिस्ट्री में कितने पार्ट होते हैं। ओके। अगर आपका सबसे मेन क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक ले लो, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड होता है वो होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जो पूरी तरह से बेस होता है आपके पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तीसरा होता है आपका जो एनालिटिकल होता है ना। ओके, एनालिटिकल ले लो या फिर आप फिजिकल ले लो, ये दोनों एक तरह से सेम नहीं कह सकते, लेकिन ये तीसरे चौथे पे हमने ले लिया, एनालिटिकल हो गया या फिर फिजिकल हो गया। एनालिटिकल आपको इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो फिजिकल होता है उसको आप 3 नंबर पे रख सकते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल। तो आपको पता है, आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आपको उसके बेस के बारे में पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो। ओके, उसमें क्या क्या चीजें आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हमने बता दिया था कि ये पूरी तरह से बेस होता है आपका पीरियोडिक टेबल के ऊपर। एनालिटिकल बेस होता है आपका इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और फिजिकल बेस होता है आपके कैलकुलेशन के ऊपर। ओके, ये सारी चीजें होती है, कैलकुलेशन हो गया, एक्सेप्शन हो गया, उसके बाद थ्योरी हो गई, ये सारी चीजों के ऊपर आपका जो फिजिकल होता है वो पूरी तरह से बेस होता है। ओके। आज के लेक्चर में हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर रहेगा, कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पढ़ते हो, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ नीलेश प्रसाद, और आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, जैसे हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे CSIR नेट केमिकल साइंस और गेट के में रखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने ये हाईलाइट, आपको जो हेडलाइन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ओके। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, अगर आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप देखो ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली डील करते हैं कंपाउंड्स के साथ। ओके, ये पूरा आपको अगर जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आप एग्जांपल देख लो, ओके, उसमें सबसे ज्यादा जो मोस्टली हम लोग डील करते हैं वो होता है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, यानी जो भी कंपाउंड क्या करता है, कार्बन को कंटेन करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। यानी बेसिकली जितने भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड होते हैं ना, उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर आप एग्जांपल भी अगर आप इसके देख लो ना कि कार्बन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो आप देखोगे कि CO3 2- होता है, जिसको हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं। ओके, आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो। दूसरा आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओके, जिसको आप डेली कंज्यूम करते हो और अपने बॉडी के अंदर से आप ऑक्सीजन को बाहर लिबरेट करते हो। ओके, दूसरा है। तीसरा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और ये भी आपको इन्वायरमेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी होता है वो थोड़ा सा लेस होता है एज कंपेयर टू आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन। ओके, तो ये था बेसिक सा जो चीज है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। यानी जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे फॉल करते हैं आपके ऑर्गेनिक के अंदर। ओके, तो आपको ये तो एक सिंपल सा जो डाउट था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिक के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है। ओके, ऑर्गेनिक के अंदर आपको पढ़ना होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये तो देख लिए। उसके बाद जो दूसरा आपका पॉइंट होता है वो होता है आपका नोमेन लेक्चर का। ओके, क्योंकि ये जो नोमेन लेक्चर होता है, आई थिंक मेरे हिसाब से
ये आपको 7th 8th के बाद ही सिखाना चालू हो जाता है। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ नोमेनक्लेचर लिख के दूंगा जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हमने 7th 8th 9th 10th में ही ये सारी चीजें हमने सुन ली थी। ओके, अभी इसमें क्या होता है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टर्म होता है नोमेनक्लेचर में वो आप सीख लो। ओके, क्योंकि हमको पता है नोमेनक्लेचर जो चीजें होती है ना उससे हम लोग लगभग 6 मिलियन जो कंपाउंड होते हैं ना, ओके, वो हम लोग नोमेनक्लेचर से क्या करते हैं, कंपाउंड को हम लोग फॉर्म करते हैं। ओके, आपको आप देखते हो आपके आपके सिलेबस के अंदर, आपके बुक के अंदर हार्डली आपको 150 200 250 से ज्यादा आपको कोई भी कंपाउंड दिया होता है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप डीप में जानना चाहते हो, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में A to Z यानी पूरा 100% अगर आप जानना चाहते हो, तो आपको 6 मिलियन कंपाउंड के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके, आप सोच सकते हो अगर आपको कहीं कहा जाए कि आपको 6 मिलियन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है, तो आप ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ने का विचार कर लोगे। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे 6 मिलियन कंपाउंड बने हैं वो आपको इस मॉलिक्यूल से बने हैं जो आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे अगर सपोज यहाँ पे अगर मैंने आपको दिया नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके, क्योंकि हमारा सारा का सारा जो कंपाउंड है वो किससे बना है, कार्बन से बना है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजों पे। अगर हमने एक कार्बन से कोई कंपाउंड यहाँ पे बनाया, तो वो कार्बन से जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आपका मीथेन। ओके, ये कंपाउंड बनता है आपका मीथेन। अगर हमने दो कार्बन लिया और दो कार्बन से कोई भी अगर कंपाउंड बनता है, तो वो कंपाउंड बनता है आपका इथेन। ओके, अगर हमने 3 कार्बन लिया तो 3 कार्बन से आपका जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड बनता है आपका प्रोपेन। ओके, अगर हमने 4 कार्बन लिया, 4 कार्बन से हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हमारे पास ब्यूटेन। ओके, ये यहाँ पे आप ध्यान रखो कि ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एन लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और लिख के यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ। अगर सपोज आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ओके, तो यहाँ पे आप लास्ट में लगाओगे एन। ओके, अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो आप लास्ट में लगाओगे E N E। ओके, अगर सपोज आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो आप लास्ट में लगाओगे Y N E। ओके, Y N E। तो ये सारी जो चीजें हैं आप अपने दिमाग में सेट कर लो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर होना चाहते हो तो। ओके, उसके बाद अगर आपके पास 5 कंपाउंड 5 कार्बन का अगर कोई कंपाउंड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटेन। ओके, यहाँ पे सिंगली ये क्या है, बॉन्डेड है, इसके लिए। अगर आपके पास 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्सेन। ओके, ये आपका हेक्सेन हो गया। अगर आपके पास 7 कार्बन है तो 7 कार्बन को बोलते हैं हम लोग हेप्टेन। ओके, हेप्टेन। अगर आपके पास 8 कार्बन का कंपाउंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन। ओके, अगर आपके पास 9 कार्बन का कंपाउंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं नोनेन। ओके, ये आपका स्मॉल आएगा, आप इसको स्मॉल कर लेना। अगर आपके पास 10 कार्बन का कंपाउंड है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक एन। ओके, अभी यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या हम लोग सिर्फ 10 कार्बन कंपाउंड तक ही पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 10 के बाद आपका 11 नंबर का भी कार्बन कंपाउंड हो सकता है, 12 नंबर का भी कार्बन कंपाउंड हो सकता है, 13 14 15 16 ये अप टू कहीं तक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ से 1 से 10 नंबर यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके जितने सिलेबस में आप पूरा जो सिलेबस कवर करते हो, ये 1 से 10 कंपाउंड आपको कार्बन कंपाउंड के बीच में ही आपको जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हार्डली यानी 100 में से अगर एक बार अगर आप देखोगे कि 100 में से कोई एक एग्जाम्पल होगा जिसने 10 से ज्यादा कार्बन को क्रॉस किया होगा और वहां पे आपको देखने के लिए मिला होगा। ओके, ये तो हो गया आपका नंबर ऑफ कार्बन आइटम और उसके साथ उसके नाम को। अगर आपके पास एक और चीजें हो सकती हैं, वो चीजें क्या हो सकती हैं, जैसे अगर मैंने आपको पूछ लिया कि डिटरमाइन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स पोजीशन। ओके, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेम आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके, अगर आपको मैंने यहाँ पे दिया कि आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड इट्स पोजीशन, तो आप कैसे इसको डिसाइड करोगे वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, लेकिन आप क्या करते हो, इसको आप खुद से कॉम्प्लिकेट कर देते हो, जिसके कारण आपको ये सारी चीजें समझती नहीं है। ओके, जैसे अगर हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ओके, साथ में यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, ठीक है, कि इस फॉर्मूले का क्या है, किस तरीके से लिखना है, और साथ में यहाँ पे ये जो एंड में क्या लगने वाला है, यानी जैसे हमने बताया था एंड में जो लगने वाला है, जैसे डबल बॉन्ड हो तो क्या लगेगा, अगर आपका सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगेगा, ओके, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगेगा, यही सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले स्लाइड में आपको लिख के दी थी। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज आपके पास अगर कोई अल्कीन है जो फंक्शनल ग्रुप है, ओके, जो सपोज आपके पास कोई अल्केन है जो आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्केन आ गया, यानी ये क्या होगा, सिंगल कार्बन कार्बन होगा। ओके, और कार्बन कार्बन है सिंगल, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका ए एन ई लगने वाला है। ओके, ठीक है, अगर सपोज आपके पास अल्केन की जगह अगर मैंने आपको अल्कीन दे दिया, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका ई एन ई है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड में आएगा आपका ई एन ई आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने सपोज आपको अल्काइन दे दिया, ओके, ये आपको दे दिया, तो अल्काइन के अंदर क्या आएगा, आपका कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और लास्ट में आएगा वाई एन ई आएगा। ठीक है, ये हो गया, हमने अल्कीन देखा, अल्केन देखा, अल्काइन देखा। अभी हम देखेंगे अल्कोहल। ओके, ये अल्कोहल पीने वाला अल्कोहल नहीं, ये पढ़ने वाला अल्कोहल। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ये आपका अल्कोहल का जो फॉर्मूला है, अगर आप लास्ट में कहीं पे भी किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर आप OH देखते हो तो समझ जाओ कि वहां पे अल्कोहलिक ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। ओके, और इसको हम लोग अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग एनॉल करके प्रेजेंट करते हैं। अगर आप कभी भी उसका IUPAC फॉर्म लिखते हो तो आप उसको क्या करोगे, एनॉल करके रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल। उसके बाद आता है आपका अल्डिहाइड। ठीक है, ALDEHYDE, ओके, अल्डिहाइड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CH डबल बॉन्ड O से। ओके, और इसको हम लोग लिखते हैं ANAL। ओके, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कीटोन। ठीक है, कीटोन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड O से, यहाँ पे आपका एक R ग्रुप होता है, यहाँ पे आपका एक R ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं एंड में, उसको प्रेजेंट करते हैं हम एनॉन से। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद हम हमारा लास्ट में आता है, वो होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, जिसको हमने, आप देखोगे कि बहुत से लेक्चर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्रीवियस वाला अगर आप लेक्चर जाके देखते हो जिसमें हमने GOC करवाया है, GOC में हमने सबसे लास्ट वाला लेक्चर वहां पे लिया है। ओके, जिसके अंदर हमने ये COOH के बारे में हमने बहुत सारी जो एग्जांपल है वो कंसीडर किए हैं, बेसिसिटी में चाहे आपका एसिडिटी हो, दोनों के अंदर हमने बहुत सारे एग्जांपल इसमें करवाए हैं। ओके, और इसको हम लोग एंड में क्या करते हैं, एनियोनिक एसिड के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिया जाए, उसका फॉर्मूला और पोजीशन आप आसानी से बता सकते हो। ओके, अगर इसको अल्फाबेटिकली अगर आपको दूं, ठीक है, अल्फाबेटिकली अगर मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहूं तो आप आसानी से कर सकते हो, अल्काइल, अल्कीन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, और हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी अगर आप नंबर ऑफ कार्बन चेन को अगर देखते हो, ओके, तो आपको जो पोजीशन है, ओके, वो अल्कीन की देखनी है, ओके, अल्केन की देखनी है। ओके, अगर आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया है तो आप उसमें सिंपली आप क्या देखोगे, अल्डिहाइड ग्रुप देखोगे। ओके, अगर आपको पोजीशन नंबर, जैसे अगर आपको डैश और साइन दिया होता है कभी कभी, ओके, डैश और साइन क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे दे दूं ये कार्बन है, ओके, कार्बन के ऊपर अगर 4 ग्रुप है, सपोज ये आपका यहाँ पे एक ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पे है, एक ग्रुप अगर आपका यहाँ पे ये डैश है, और ये एक ग्रुप आपका क्या है यहाँ पे, ये डैश है और ये बीच बॉन्ड। सपोज यहाँ पे अगर आपके पास कोई क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप है, और यहाँ पे आपके पास आयोडीन ग्रुप है। तो इस केस में क्या होता है ना,
आप इसको पता है कैसे लिखते हो, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप आपको पता है अपर साइड का है, तो आप अपर साइड को इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो ये वाला जो ग्रुप आएगा ना क्लोरीन वाला, वो इस साइड आ जाएगा, ये आपका ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका आयोडीन। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। ओके, ये हमेशा ये ऊपर वाला पार्ट होता है। ओके, ये अबव होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। और इस चीज को, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं बिलो से, यानी जब भी आपको ये दिया जाए तो आप इसका समझ लेना कि ये बिलो में है यानी पीछे साइड में है, और ये अबव में है यानी ये सामने के साइड में है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर हम लोग, कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कोई फंक्शनल ग्रुप दिया जाता है, उसका फॉर्मूला दिया जाता है, तो कभी कभी हमें क्या होता है, आईयूपीएससी के अंदर हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं। ओके, यानी लास्ट में जब भी हम पूरा एक कॉमन नेम लिखते हैं ना, यानी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में जब नेम का हम लोग लिखते हैं, तो नेम के लास्ट में हम लोग जो प्रीफिक्स है, ओके, सफिक्स है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे फॉर्मूले के अंदर कि क्या क्या चीजें होती है। ओके, सपोज यहाँ पे मैं आपको कोई एक फंक्शनल ग्रुप देता हूँ। ओके, ये मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है। आपको जो भी मैं लिखवा रहा हूँ ना, आप ध्यान से देखो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है, कि प्रीफिक्स क्या आएगा हर एक फॉर्मूले का, ठीक है, ताकि आप अगर कभी भी कोई भी अगर आप नेम देते हो किसी भी कंपाउंड को, तो आप कैसे दोगे ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, सपोज यहाँ पे हम सबसे पहला जो कंपाउंड लेते हैं वो लेते हैं मिथाइल। ओके, ये हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड है मिथाइल, जिसका जो फॉर्मूला है वो है आपका CH3 है, ठीक है, और जिसको हम लोग क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मिथाइल से। अगर आपको कहीं मिथाइल पूछा जाए तो उसका प्रीफिक्स भी क्या आ जाएगा, मिथाइल आएगा। अगर आप सेकंड वाला देखते हो तो सेकंड वाला है आपका इथाइल, ठीक है, ये इथाइल है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका CH2 से और CH3 से। ओके, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, C2H5 से लिख सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो आपके ऊपर है। और इसको हम लोग लिखते हैं इथाइल, ठीक है, ये हो गया। तीसरा आपके पास है, तीसरा आपके पास है प्रोपाइल, ठीक है, तो ये आ गया प्रोपाइल। तो प्रोपाइल को हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोपाइल को लिखते हैं हम लोग C3H7 से, ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका प्रोपाइल से। ओके, अभी यहाँ पे बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन आना चाहिए कि यहाँ पे तो ठीक है, मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इसके स्ट्रक्चर भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद यहाँ पे आपका ये ब्यूटाइल आ गया, यहाँ पे मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ 10 ही स्ट्रक्चर आपको दूंगा, ठीक है। ये आपका ब्यूटाइल हो गया, ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, कार्बन का 4 आ जाएगा, और हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इसका जो प्रीफिक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका ब्यूटाइल आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 5 नंबर देखते हो तो 5 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, पेंटाइल आएगा, ठीक है। और पेंटाइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका C5 से और H11 से। ओके, और इसको हम लोग जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स हम लोग लिखते हैं पेंटाइल, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाओ, 6 नंबर पे आ जाएगा आपका हेक्साइल, ठीक है, ये आपका हेक्साइल आ गया। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका C6 और H13 से। इसको हम लोग प्रीफिक्स में भी क्या लिखते हैं, आपका HEXYLE लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप 7 नंबर देखते हो फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका हेप्टाइल आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मूले में लिखते हैं C7H15, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं आपको HEXYL, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी, ये हेक्साइल हो गया, HEFTYL, ओके, हेप्टाइल आ जाएगा। यहाँ पे आपका 8 नंबर है जो है आपका ऑक्टाइल, ठीक है, OCTYL है, जिसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C8 है, और H क्या है, 17 है। ओके, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, आपका OCTYL लिखते हैं। उसके बाद 9 नंबर का आपको दिया है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, NONYL लिखते हैं, नोनाइल लिखते हैं, जिसका कार्बन कितना है आपके पास, 9 है, हाइड्रोजन कितना आएगा इसके अंदर, आपका 19 आएगा। और इसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं NONYL लिखते हैं। ओके, उसके बाद 10 नंबर पे आप देखिए, 10 नंबर पे आपका क्या है, DECYL है, डिकाइल है, जिसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, C10 है, और H क्या है आपके पास, 21 है। ओके, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं DECYL से। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है कि अगर आपके पास ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप दिए होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है और उसको प्रीफिक्स में हम लोग किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ये हो गया।
अभी अगर आपको कुछ ऐसे कंपाउंड दूं, ओके, कुछ ऐसे एलिमेंट दूं जिसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर, ओके, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं और आगे ही कंटिन्यू करते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे आपका सबसे पहला है आपका फ्लोरीन है, ओके। एफ, ये क्या थोड़ा सा ये गलत हो गया, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इरेज, ठीक है। ये आपके पास क्या दिया है, फ्लोरीन दिया है, ओके। उसके बाद दिया है आपके पास ब्रोमीन, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिया है आयोडीन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है अमाइन, ठीक है। उसके बाद आपके पास है साइनाइड, ठीक है। उसके पास आपके पास है बेंजाइल। उसके बाद आपके पास है फिनाइल, ठीक है। ये आपके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग किस तरीके से फॉर्मूले में लिखते हैं ना, वो आप ध्यान से देखो, ठीक है। आप फॉर्मूला और यहाँ पे इसकी जो प्रीफिक्स है ना, वो आप ध्यान से देखो कि किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। यहाँ पे जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन को हम लोग सिंपली इंडिकेट करते हैं एफ से, ओके। ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन को हम लोग सिंपली इंडिकेट करते हैं बी आर से। आयोडीन को हम लोग सिंपली इंडिकेट करते हैं आई से। अमाइन होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं NH2 से, ओके। साइनाइड होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं CN से, ओके। बेंजाइल होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं CH2 से, C6H5 से, ओके। और जो फिनाइल होता है उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग C6H5 से, ओके। ये हमारे पास फॉर्मूला है ये सारी चीजों का। अगर आप इसके प्रीफिक्स को देखोगे ना, तो प्रीफिक्स ये थोड़ा सा अलग है। जो फ्लोराइन है ना, फ्लोराइन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है आपका फ्लोरो, ओके। और जो आपका ब्रोमाइन है उसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है आपका ब्रोमो, ओके। आयोडीन है तो आयोडीन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है आइडो, ठीक है। आपके पास अमाइन है तो अमाइन का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है अमाइनो, ठीक है। आपके पास साइनाइड है तो साइनाइड का प्रीफिक्स होता है साइनो, ओके। अगर आपके पास बेंजाइल है तो बेंजाइल का प्रीफिक्स होता है बेंजाइल, ठीक है, ये सेम होता है। अगर आपके पास फिनाइल है तो फिनाइल का भी जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उसके अंदर भी कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बार बार देखने के लिए, बार बार सुनने के लिए नहीं मिलती है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और जो चीज है वो टर्म यहाँ पे आप ध्यान से देखो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक और टर्म देखते हैं, वो होता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ओके। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ओके, और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके। ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, बस आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते ना कि क्या क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। यही दिक्कत आपकी स्टार्ट हो जाती है, ओके। इसके लिए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा है कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए। अगर आप देखोगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या फर्क होता है, ओके। कभी भी अगर आप देखो कि हम लोग कभी भी अगर किसी भी कंपाउंड को अगर हम एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव जो एलिमेंट होता है उसका एनालिसिस करते हैं, ओके। अगर आपको उसका परसेंटेज बोला जाए तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, चाहे आपका कार्बन होने दो, हाइड्रोजन होने दो, सल्फर होने दो, नाइट्रोजन होने दो, ओके। अगर ये सारी चीजों को अगर हम लोग बर्न भी करते हैं तो बर्न करके हम आसानी से, जैसे अगर मेरे पास सपोज कुछ एग्जांपल है, जैसे मेरे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। अगर मैंने इसको बर्न किया, ओके, अगर मैंने इसको जलाया, ठीक है, अगर मैंने इसको बर्न किया, ठीक है, सिंपली बर्न कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर मैंने ये सारी चीजों का अगर मैंने जलाया तो मेरे पास क्या बनेगा वो मुझे आप बताओ, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन को अगर आप बर्न करते हो तो यहां से आपका NO2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अगर आप ऑक्सीजन को बर्न करते हो तो ऑक्सीजन से आपका क्या होता है, ओ, जो यहाँ ऑक्सीजन है, ओके, ऑक्सीजन से आपका O2। और अगर आप कार्बन को बर्न करते हो तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, ओके। और अगर आप हाइड्रोजन को बर्न करते हो तो हाइड्रोजन से क्या बनता है, आपका H2O का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है।
तो ये बहुत सिंपल है। आपको अगर आप कहीं पे भी किसी भी जगह अगर आप देखोगे ना ये सारी चीजों को, बर्निंग को, तो आप हमेशा समझ जाना कि अगर वहां से कार्बन निकल रहा है तो वो जाके एटमॉस्फेयर पे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और नाइट्रोजन जो होता है ना, बेसिकली आपको जमीन से ये निकलते हुए देखने के लिए मिलता है। अगर आप कहीं जमीन में अगर आप देखोगे कहीं चीजें जो आपकी जो खेती होती है ना, जो आपका पूरा कल्टीवेशन होता है, जो क्रॉप होते हैं, वो नाइट्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजें आपको जमीन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा। अभी अगर आपको मैं यहाँ पे कहूँ कि एक और जो चीज है वो आप नोट कर लो। ओके, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एम्पिरिकल फार्मूला का अगर आप परसेंटेज निकालो या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, तो इसमें आपकी जो ये एवोगैड्रो नंबर है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, यहाँ पे एवोगेड्रोस, ओके, ये एवोगेड्रोस जो नंबर है ना वो बहुत ज्यादा हेल्प होता है, जिसका जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो होता है आपका 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ओके, ये एक क्या होता है, एक एवोगेड्रो का नंबर होता है, जिसको आप क्या करो, एक दिमाग में सेट करके रख लो। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से, ठीक है, ताकि आप इसको बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, ओके, या फिर आप ऑर्गेनिक के कुछ सम सॉल्व करोगे, तो आपको उसके अंदर ये सारी चीजें बार बार रिपीट होते हुए दिखती है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर आप यहाँ पे जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए किसी का भी, सपोज यहाँ पे आर एम, ओके, यानी रिलेटिव आर एम एम, ओके, ये सॉरी आर ए एम आएगा, ओके, रैम, यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ओके, अगर आपको ये निकालने के लिए कहा जाए या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे निकालोगे। ओके, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, परफेक्ट तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ओके, सपोज आपको पूछा जाए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ओके, ये आपको एक टर्म पूछा जाए, और दूसरा टर्म पूछा जाए आपको रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, तो ये दोनों चीजों को आप कैसे निकालोगे वो यहाँ पे आप ध्यान से देखो। ओके, सपोज आपके पास एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ये एग्जांपल है आपका यहाँ पे C2H5OH का। ओके, अगर आपको इसका पूछा जाए कि आप इसका RMM निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। ओके, तो सिंपल है, कार्बन का आपका कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 2 है। कार्बन का जो वेट होता है वो कितना होता है, आपको कार्बन का वेट होता है 12। ओके, ये आपको पता है। प्लस आपको कर देना है ये दोनों के बीच में, हर एक एलिमेंट के बीच में आपको प्लस लगाना है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 5 है, और हाइड्रोजन का वेट कितना होता है आपको पता है, 1 होता है। प्लस आपका यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 16, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, ये वैल्यू हो गई। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो टोटल वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 46 आएगी। ओके, जो इसका 46 क्या है, ये ग्राम पर मोल है। ओके, ग्राम पर मोल होता है, अगर ये ऊपर लिया तो मोल इनवर्स हो जाता है। तो इसका ये टोटल क्या आ रहा है, यहाँ पे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे ये तो आपने निकाल लिया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आप रिलेटिव एटॉमिक मास भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत इजी है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पे बढ़े, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है जो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो होता है आपका स्ट्रक्चर, ओके, और या फिर आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है। ओके, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल एंड आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर, ओके, फॉर्मूला। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इजी होता है, आपको इसके अंदर भी बहुत ज्यादा ये नहीं करना है, आपको ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। आपको पता है सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म में आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर होता है ना, ओके, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन जो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना, ओके, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है या फिर मॉलिक्यूलर जो मास होता है ना, वो आपको सेम देखने के लिए मिलता है। ओके, ये आपको क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ क्या होता है, स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलता है। अभी कहोगे कि सर ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ मास है
तो सेम नंबर ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं आते, ऐसा अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हो, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, कि जो आपको वहां पे लिखा है मैं का मतलब मैं नहीं होता है केमिस्ट्री में, ओके। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसपे मेरे पास है C4 है और H10 है, ओके। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इसका स्ट्रक्चर दो तरीकों से बन सकता है। कैसे? यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर है जिसमें आप देखो कि 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन कैसे अटैच हो सकते हैं? CH3 हो सकता है आपके पास, CH2 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका CH2 हो सकता है और यहाँ पे आपका CH3 हो सकता है, ओके। ये 4 स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका किस तरीके से हो सकता है ये आप ध्यान से देखो। यहाँ पे आपका क्या है, CH3 है, परफेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक CH है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH है, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड क्या है, आपका CH3 है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप कार्बन आइटम को यहाँ पे काउंट करो, ओके, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, ओके। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 10 है, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। यहाँ पे अगर आप काउंट करो, ओके, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके, सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH3, 3, 6, 9, 1, 10, ओके, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अगर आप ये दोनों के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। अभी अलग क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, पहले आपका क्या है, CH3 है, तो ये आपका कार्बन हो गया, ठीक है, ये आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, ओके। उसके साथ अटैच है आपका दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे आपके कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। उसके साथ आपका एक और कार्बन अटैच है, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद एक और कार्बन है जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? आपके एक हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप इसी में देखो, यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है, करेक्ट, जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 3, 1, 2 और 3 हाइड्रोजन है। दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पे CH है ना, ओके। तो यहाँ पे आपके पास कितने हैं? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है। और इससे अटैच क्या है? एक कार्बन है, ओके, जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आपका दो हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका 3 हाइड्रोजन, ओके। और इसी कार्बन के साथ यहाँ पे आपको एक और कार्बन जो देखने के लिए मिल रहा है वो है आपका बैक साइड में, जिसके ऊपर क्या है? एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका तीसरा हाइड्रोजन, जो क्या है, यहाँ पे बॉन्डेड है, वीकली बॉन्डेड है, ओके। और ये बैक साइड में है, इसके लिए हमने यहाँ पे बीच बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाया है, और ये बीच बॉन्ड के साथ क्या है? कनेक्टेड है, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये है। यानी ये पहला कार्बन, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन, ओके। यहाँ पे कैसा है, ये आपका सिमिलर है, एक चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी आपका चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये तीन तीन कार्बन का ही चेन स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ओके। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, ओके, जिगजैग। यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको इस तरीके से वाई टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो यहाँ तक तो आपको ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके जो फॉर्मूला है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो आपका डिफरेंट होता है, और इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से 110% क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ओके। यहाँ पे है कार्बन C2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितना है? 6 है, और एक आपके पास ऑक्सीजन है। अगर इसको मैं दो तरीकों से अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहला आपका है CH3 है, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? OH है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास? यहाँ पे आपका CH3 है, ओके, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका क्या है? CH3 है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 कार्बन, एक दो कार्बन है, और कितने हैं हाइड्रोजन? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। यहाँ पे भी 3, 3, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। अगर दोनों के स्ट्रक्चर में अगर आप कंपेयर करो कि दोनों का स्ट्रक्चर किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे आपका एक कार्बन है जिसके ऊपर क्या है? 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1, 2 और 3, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक और कार्बन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जिसके ऊपर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन अटैच है, करेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका तीसरा हाइड्रोजन है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास क्या है? एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ एक और कार्बन अटैच है जिसके ऊपर क्या है? आपका 3 हाइड्रोजन आपके क्या है? अटैच है, ओके। तो ये आपको समझ गया कि यहाँ पे
यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो आपके अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसके अंदर आपको इस तरीके का वी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर भी भी है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ओके, तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे को आइसोमेरिज्म है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चरल है वो क्या है, यहाँ पे दोनों बहुत अलग है, डिफरेंट है। ओके, उसके बाद इसमें एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आ जाता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, बस आपको क्या होता है कि एक जो कंपाउंड होता है वो ट्विस्ट हो जाता है, यानी अगर आप जैसे अरेंज करते हो किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स को, ओके, जिसके अंदर आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होता है, ओके, लेकिन जो उसका ओरिएंटेशन होता है ना, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि ये इस तरीके से घूम सकता है या फिर इस तरीके से, इसका जो ओरिएंटेशन होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अगर आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देखते हो ना, तो स्टीरियो आइसोमर ये एक ऑर्गेनिक में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि सेम आपको जो स्ट्रक्चर है ना, सेम आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ताकि आप इस चीज को आप नोट कर लो। मेरे हिसाब से तो अगर आप नोट कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। ओके, सेम आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। ओके, आप अरेंजमेंट लिखो या ओरिएंटेशन लिखो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपको ये दो चीजें बस याद रखनी है, आइसोमेरिज्म में क्या होता है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है। अगर आप ये दो चीजों को याद रखते हो तो आप आसानी से ये सारी चीजों को कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे दो टाइप के आपको स्टीरियो आइसोमर देखने के लिए मिलते हैं, और दो टाइप कौन कौन से, ओके, टू टाइप, ओके, टू टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ओके, अब ये दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहला टाइप है वो है आपका जियोमेट्रिक टाइप, ओके, और दूसरा टाइप है आपका ऑप्टिक, ओके, ऑप्टिकल। तो ये दो टाइप को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को अगर आप देखो ना, ठीक है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आसानी से रोटेट होते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखोगे तो डबल बॉन्ड आसानी से ये नहीं होते, आसानी से क्या करते हैं हम उसको रोटेट नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है ये आप मुझे बताओ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पता है आपको एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पता है आपको एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये सॉरी, ये क्या करेगा, ये आसानी से क्या कर सकता है, एक कार्बन आसानी से रोटेट कर सकता है। इसके अंदर कैसा है, डबल बॉन्ड है, यानी ऊपर से भी ये कनेक्ट है और नीचे से भी कनेक्ट है। तो इसको घूमने के लिए दोनों को घूमना पड़ेगा। ओके, ये एक नहीं घूम सकता, अगर एक घूमेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, आपस में मतलब इनके बीच में आपस में क्या होगा, टकराव होगा। इसके कारण यहाँ पे आपको जो रोटेशन है, ओके, यहाँ पे जो आपको रोटेशन है ना, वो यहाँ पे आपको रोटेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। ये बात आप ध्यान रखो, सिंगल बॉन्ड के अंदर रोटेशन मिलता है, डबल बॉन्ड के अंदर आपको रोटेशन नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। ठीक है, ताकि आपको उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, जो क्या है आपके पास यहाँ पे COOH से कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़ा है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ओके, एक डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका क्या है, COOH है। ओके, एक तरह से ये क्या हो गया, आपका सिस आइसोमर आपको देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, अभी ये भी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज होगी ना कि सिस आइसोमर क्या होता है। सिस आइसोमर का मतलब ये होता है कि जब दो ग्रुप सेम साइड पे हो, ओके, जब दो ग्रुप सेम साइड पे हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है, अगर एक ही ग्रुप अगर दो सेम साइड पे है, अगर ये सेम साइड नहीं है लेकिन अगर ये दोनों सेम साइड है तो भी आपका सिस आइसोमर आएगा। और दूसरा होता है आपका ट्रांस आइसोमर। ओके, ये आपका COOH होता है, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका COOH। और इस ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। ये भी आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है, जिसको आप क्या करो, ध्यान से रखो। ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ते हैं, सिस और ट्रांस कैसा होता है। ओके,
तो आपको यहाँ तो अगर आप देखो दोनों में, तो दोनों में आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में दोनों में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर अलग है, एक दो यहाँ पे दोनों जो आपको यहाँ पे ग्रुप दिए हैं वो दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड पे है। और यहाँ पे जो दोनों ग्रुप है वो दोनों ग्रुप क्या है, आपके अपोजिट साइड पे है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें करनी है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है वो सारी चीजें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी पढ़ते हो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आपने स्टीरियो आइसोमर पढ़ा, उसके बाद ये सेम एक टॉपिक होता है जो होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि ये आप पढ़ने वाले हो आगे जाके, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ है, स्मॉल ब्रीफ होता है, उसको मैं यहाँ पे आपको बता दूं। ओके, सपोज कोई आपके पास एक कार्बन है। ओके, जब अगर एक कार्बन, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी हो, तो इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, आपको पता है। तो इसकी जो चारों वैलेंसी होती है ना, वो चारों वैलेंसी पे जो ग्रुप अटैच होने चाहिए ना, वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। ओके, सपोज अगर यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक और दूसरा होना चाहिए, जैसे ब्रोमीन हो गया और यहाँ पे आयोडीन हो गया। तो इस तरीके से चारों के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अगर ये चारों ग्रुप अलग होंगे तो ये जो कार्बन होगा सेंट्रल वाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर बोलेंगे। ओके, तो आपको ये जो चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से आप इस चीज को, सारे के सारे चीजों को आप नोट कर लो, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आप आगे आने वाले जितने भी आपके ईयर से, चाहे आप अगर ग्रेजुएशन में जाते हो, 10th या 12th में आप एडमिशन लेते हो, ओके, या फिर आप मास्टर्स के लिए जाते हो, तो उसके अंदर आपको ये सारे जो टर्म है वो आपको आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो कायरल आइटम होता है, क्या कायरल कंपाउंड होता है, उसके दो दो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज पॉसिबल होते हैं। ओके, अब ये दो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज किस तरीके से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। ओके, टू डिफरेंट, यहाँ पे आपको टू डिफरेंट नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज एज पॉसिबल। ओके, ये सारी चीजें मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें है ना आप हायर लेवल में पढ़ते हो, लेकिन उस टाइम क्या होता है कि आपका बेस क्लियर न होने के कारण आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करते हो। ये सारी चीजें हमारे साथ हो चुकी है, इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि आप ये सारी चीजें फेस करो ही ना। ओके, आपको कोई भी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ले लो, आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट इजी लगने चाहिए। ओके, आपको ये नहीं कि आपको ऑर्गेनिक थेरोटिकल पार्ट आता है, लेकिन जैसे ही आपने रिएक्शन पे शिफ्ट किया आपको ये सारी चीजें नहीं आती है। क्योंकि आप देखोगे कि अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया ना, यहाँ पे दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हमने यहाँ पे लिखे हैं, एक आपका CSIR नेट लिखा है, ओके, केमिकल साइंस, और दूसरा है आपका गेट। अगर दोनों हम लोग केमिस्ट्री में बात करें ना, तो आपको पता है आपका 3 सब्जेक्ट मेन होता है। सबसे पहला आपका ऑर्गेनिक, उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है फिजिकल। ये जो ऑर्गेनिक होता है ना, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का अगर आप वेटेज देखते हो ना इस दोनों में, तो इसके अंदर आता है 33%, ये इनऑर्गेनिक भी आपको 33% आता है, और फिजिकल भी आपको 33% आता है। सेम चीजें इसके अंदर भी होती है, ऑर्गेनिक अपना 33%, ये भी आपका 33%, और ये भी आपका 33%। लेकिन इसके अंदर जो मार्क्स होता है ना CSIR नेट के अंदर, ये टोटल आपको 200 मार्क्स का आता है। जबकि जो गेट का एग्जाम होता है आपका सिर्फ 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में से सिर्फ आपको 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इसकी जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है गेट के एग्जाम की। जब आप केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करते हो ना, इसमें कैसा होता है आपको पता है, एक तो MCQ क्वेश्चन आता है, ओके, एक आता है आपका MSQ, ओके, उसके बाद एक आता है आपका NAT। तो अगर आप MCQ क्वेश्चन देखोगे, इसके अंदर एक ऑप्शन आपका करेक्ट करना होता है। MSQ के अंदर आपको एक से ज्यादा आपको ऑप्शन करेक्ट करने पड़ते हैं, एक से ज्यादा यानी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और आपका चारों भी हो सकता है। और नेट के अंदर आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं ना वो आपको सॉल्व करना पड़ता है।
तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखो कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो एमएसक्यू आपको कम से कम 23 या 24 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ओके, इसके अंदर कोई आपको नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखोगे और नेट के क्वेश्चन देखोगे ना, इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगा। फिर भी इसके अंदर क्वालिफाई करना क्यों हार्ड है, क्योंकि जब एमएसक्यू पूछा जाता है तो आपके पास दिमाग में एक से ज्यादा, एक या एक आंसर तो होता है ये किसी भी क्वेश्चन का। लेकिन अगर आपको सेम चीजें पूछ दी जाए कि आप इसके 2 या 3 आंसर बताओ, तो आप उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हो। और आपको पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, हर एक लाइन के बारे में पता होना चाहिए, तो ही आप सारी चीजों को अच्छे से कर सकते हो। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो दो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज अगर इसके फॉर्म करने हो तो किस तरीके से फॉर्म होंगे। जैसे आपके पास ये कार्बन है, कार्बन पे ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आयोडीन है। जब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म करेगा ना, यानी यहाँ पे क्या होगा, एक आपका मिरर आप डाल दो, ठीक है, सिंपली। यहाँ पे अगर आपने मिरर डाल दिया तो ये क्या करेगा, एक नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज फॉर्म करेगा। यहाँ पे कार्बन है, ऊपर वाला हाइड्रोजन आपको ऊपर ही दिखेगा, नीचे वाला ब्रोमीन आपको नीचे ही दिखेगा। लेकिन ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन आपको यहाँ पे राइट साइड दिख रहा है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड दिखेगा। और ये आयोडीन आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड दिख रहा है तो ये आपको राइट साइड दिखेगा। आप कभी भी ये मिरर के, आप मिरर पे अगर कोई चीज लेके जाओगे तो आपको वहां पे ये सारी चीजें पता चल जाएगी। वो मिरर इमेज तो होती है लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है, यानी वो एग्जैक्ट होती नहीं है। आप जैसे अगर आपने आपको मिरर में देखोगे ना, तो अपने आप को मिरर में देखोगे तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी कि किस तरीके से आप अपने आप को तो देख रहे हो, लेकिन आपको आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपको राइट में महसूस होगा। ओके, अगर आप मिरर के व्यू से देखोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। इसके अंदर दो तरह के रोटेशन भी होते हैं। अभी रोटेशन कौन कौन से होते हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, रोटेशन आपको दो तरह के इसके अंदर पॉसिबल होते हैं। सबसे पहला आपका डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है। ओके, ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है। और एक होता है आपका यहाँ पे लेवो रोटेशन। ओके, तो ये दो तरह के रोटेशन आपको पॉसिबल होते हैं। ये आपका राइट राइट तरफ से आपका रोटेशन होता है, ठीक है। और ये आपका लेफ्ट तरफ से रोटेशन होता है। ये सारी चीजें भी आप जब कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे ना, जब आप आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इजीली अगर आप समझोगे तो आप बहुत इजी तरीके से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्रैक कर सकते हो और बहुत अच्छे से ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और जो नया टर्म आता है वो होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, जो आप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ये एक तरह से बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे अच्छा ये टॉपिक लगता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है, सपोज यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल देता हूँ। इसके अंदर कैसा होता है, अगर आपके पास यहाँ पे CH4 अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है, ओके, आपको पता है कार्बन है, ठीक है, कार्बन के ऊपर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये इस तरीके का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कार्बन के ऊपर। अभी अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत सिंपल होता है। आपको यहाँ पे जो सेंट्रल आइटम होता है ना, सेंट्रल आइटम यहाँ पे कौन सा दिया है आपको, सेंट्रल के अंदर कार्बन दिया है। तो कार्बन का हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अगर आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो उस सबसे पहले तो आपको उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल कितने कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो। ओके, जैसे अगर आप कार्बन को ग्राउंड स्टेट पे देखते हो, ओके, तो कार्बन को आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे कार्बन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ओके, आपको पता है कार्बन के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, जिसमें आपका पहले में आपका 1s2 होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके बाद 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा और 2p जो आपका लास्ट वाला चले गया उसके अंदर आपके कितने 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ओके, तो इस तरीके से आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। अभी हम इसके ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें ना, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड से दो स्टेट होते हैं। ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट इसके लिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्योंकि अगर अगर कोई एटम अगर आपका ग्राउंड स्टेट में है यानी उसके अंदर कोई भी एक्टिवेशन आपको देखने के लिए नहीं मिला है। ओके, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि या तो किसी के साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है या कहीं तो वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ग्राउंड स्टेट में कैसा होगा कि जो आपका 1s2 है, ठीक है, ये आपका 1s2 है, ये आपका 2s2 है। और आपको पता है पी के अंदर टोटल कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो यहाँ पे आपके 6, ये आपके 1s में 2 हो गए, ये आपके 2s में 2 हो गए।
यहाँ पे अगर आप पी पी में देखोगे तो ये आपका एक्स होता है, ये आपका वाई होता है, ये आपका जेड होता है। ओके, यानी 2p x 2p y एंड 2p z। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे आप, एक एक करके डिवाइड करोगे। अभी इसकी जो वैलेंसी है हमने चार इसके लिए ली, यहाँ पे देखो कार्बन की वैलेंसी चार हम लोग इसके लिए लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को कंप्लीट करने के लिए इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे कितने, दो हाइड्रोजन की। ओके, इसके लिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो चार होती है कार्बन की। ये बात हमेशा अपने दिमाग में आप चिपका लेना, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, जो भी चीजें आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के पीछे, सभी चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आपको कहा जाए कि केमिस्ट्री में अगर आपको कार्बन दिया जाए, कार्बन की वैलेंसी चार है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना कि ये चार वैलेंसी कैसे आई, तो ये चार वैलेंसी ऐसे आती है जब आप उसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑप्टिकल में देखा था, इसको हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया, कनेक्ट किया। अगर आप जब एक्साइटेड में चले जाते हो ना, तो एक्साइटेड में क्या होता है, यहाँ पे तो आपका जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला है, लेकिन जो इनकम्प्लीट होता है ना, उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है। ओके, ये चीजें क्या होती है, यहां से देखो आपका क्या है, यहाँ पे आपका 2s है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन को जब ये रिमूव करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करता है तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था पहले से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इसने मूव किया वो लास्ट वाले शेल में चले जाएगा। ओके, और इस तरीके से ये जो पूरा एक ये बनता है वो आपका बनता है sp3, आपका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसका इसमें क्या होता है कि आपका एक s इन्वॉल्व है और आपके p के तीन यहाँ पे आपके ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसके लिए यहाँ पे आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलता है। तो आई होप आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से मिलता है। ओके, अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको टेट्राहेड्रल देखने के लिए मिलता है। ओके, यानी आपका ये स्ट्रक्चर एक्चुअल नहीं है, इसका स्ट्रक्चर पता है कैसे होता है, ये कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन के ऊपर आपको एक हाइड्रोजन दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप ऐसे बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन को देख सकते हो, चाहे आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। ओके, आप सब एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो अलग अलग। आप कोई भी चीजें आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल लेके, कोई भी कंपाउंड लेके आप ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने sp3 बताया, आप उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप कोई और एग्जाम्पल ले लेते हो, ओके, तो आप उससे आप दूसरा एग्जाम्पल लेके आप sp2 को सॉल्व कर सकते हो, sp को भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्या करना है कि जो भी आपका सेंट्रल आइटम है उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप आसानी से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद एक और जो टर्म होता है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो होता है आपका हाइड्रोकार्बन। ओके, ये हाइड्रोकार्बन एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन में क्या क्या चीजें होती है, हाइड्रो का मतलब आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन का मतलब आपका सी एच बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलता है। और जब भी आपको सी एच बॉन्ड दिखे आप समझ जाओ कि वहां पे हाइड्रोकार्बन ये जो फैमिली है वो आपको वहां पे देखने के लिए मिल रही है, जिसमें आपका हाइड्रोजन भी होगा और आपका कार्बन भी होगा। ओके, यहाँ पे इसके दो क्लास होते हैं, मेनली ये दो चीजों में डिवाइडेड होता है आपका हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला है ये तो आपका डिवाइडेड होता है एलिफेटिक में, ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में दो चीजें हम लोग देखते हैं, एक तो आपका सैचुरेटेड हो गया और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। दूसरा होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो एरोमेटिक के अंदर हम लोग बहुत सारे जो रिंग होते हैं ना, रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग इसमें एरोमेटिक में देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जैसे हमने एलिफेटिक की बात की, तो एलिफेटिक में आप सैचुरेटेड को देखते हो, ठीक है, ये आपका सैचुरेटेड हो गया, और दूसरा आप देखते हो यहाँ पे जो अनसैचुरेटेड हो गया। ये दो चीजों को आप क्या करते हो, बहुत मोस्टली आप देखते हो इसके अंदर, किसके अंदर, आप एलिफेटिक के अंदर आप देखते हो। ओके, और ये चीजें कुछ भी हो सकती है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। अगर आप सपोज अगर आप कोई अल्कीन देख रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप उसके ऑकरेंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या आती है आपको
ये एलिफेटिक और एरोमेटिसिटी में ही आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है, यानी हाइड्रोकार्बन में ही बेसिकली ये सारी चीजें आप देखते हो। ओके, और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, सपोज अगर आपके पास यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर आपके पास मीथेन है तो मीथेन का आपको पता है CH4 होता है, ठीक है। अगर आपके पास इथेन है तो इथेन का पता है आपको C2H5 होता है, ओके। अगर आप C2H6 होता है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोपेन है तो प्रोपेन का आपको पता है ये क्या होता है, C3 होता है और H8 होता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप ब्यूटेन देखते हो तो ये क्या होता है, C4H10 होता है, ओके। अगर आप पेंटेन देखते हो तो C5H12 होता है। हेक्सेन देखते हो तो आपको C6 होता है और H आपका 14 होता है। अगर आप सेप्टेन देखते हो, ओके, तो ये क्या होता है, हेप्टेन देखते हो तो ये C7H आपका 16 हो जाता है, ओके। ऑक्टेन देखते हो तो आपका C8 हो जाता है, 8 आपका 18 हो जाता है। न्यूनेन देखते हो तो C9 हो जाता है, H20 हो जाता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे सबसे लास्ट डेकेन देखते हो तो ये कितना हो जाता है आपका, C10 हो जाता है और H आपका 22 हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो आप स्ट्रक्चर है उन चीजों को आप देखते हो हाइड्रोकार्बन को। ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। और इसका एक जनरल फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान रखना, आप किसी का भी अगर आपको फॉर्मूला निकालना है, जैसे अगर आपको पूछा जाए, ओके, सैचुरेटेड कंपाउंड में उसका अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख लो, यहाँ पे आपका लिख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर जो आपका सैचुरेटेड आइटम है उनके लिए। तो यहाँ पे आप दिमाग लो, कार्बन है, कार्बन के साथ जितने नंबर ऑफ ये लगे हैं वो N। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है, उसके बाद 2N हो गया और +2। और N क्या है आपके पास यहाँ पे इंटीजर है, ओके। तो ये चीजें भी आप अपने दिमाग में रख लो कि एन का मतलब इंटीजर होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी का भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो उसका स्ट्रक्चर का आप ये निकाल सकते हो जनरल फॉर्मूला कि उससे क्या आएगा, ओके। उसके बाद अगर आप ऑकरेंस देखोगे, जैसे अगर आप मीथेन की ऑकरेंस देखते हो, ठीक है, तो मीथेन की ऑकरेंस कैसे होती है वो सारी चीज भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इसका केमिस्ट्री किस तरीके से है, ओके, चाहे आपका मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, ये सारी चीजों की केमिस्ट्री क्या होती है, इसका ऑकरेंस कैसे होता है, ओके। ये सारी चीजें भी आप क्या करते हो, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। अगर आपको कोई पूछा जाए इसका ऑकरेंस क्या होता है, जैसे यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन के अलावा क्या क्या चीजें पढ़ते हो। आपका एक तो हो गया ऑकरेंस, ठीक है, यानी आप किसी का भी ऑकरेंस निकाल सकते हो कि कैसे वो डिस्कवर हुआ था, ओके। उसकी केमिस्ट्री को जान सकते हो, ठीक है, यानी उसके वो किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ये सारी चीजें। उसके बाद आप उसके हेलोजिनेशन, यानी अगर हेलोजिनेशन की बात करें, ठीक है, ये वाला एक टर्म हम लोग लिख देते हैं, हेलोजिनेशन। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक समझाने की भी ट्राई करूंगा कि हेलोजिनेशन एक्चुअली में क्या होता है, ओके। आपको पता है जो हेलोजिनेशन, अगर आप ग्रुप नंबर 17 देखोगे ना तो वो जो पूरा ग्रुप है ना वो हेलोजिनेशन का ग्रुप होता है, ओके। क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी 17th वाले ग्रुप के अंदर अगर आप 17th वाला जो ग्रुप देखोगे ना, ओके, वो पूरा हेलोजन ग्रुप है। अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है वो आप ध्यान से देखो। इसके अंदर आता है आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ओके। उसके बाद आपका ब्रोमीन आता है, उसके बाद आपका आयोडीन आता है, ठीक है। उसके बाद आपका एस्टेनिन आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे जो टेंसिन है वो आता है आपका TS। लेकिन हम लोग बेसिकली ये जो तीन चार चीजें है ना, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजों के ऊपर ही हमारा मेन फोकस होता है। और इन्हीं चीजों से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे हेलोजिनेशन है उनको हम लोग क्लियर करते हैं। और यही एग्जाम्पल का हम लोग ज्यादा जो इस्तेमाल है, यूज है, वो हम लोग करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि अगर मेरे पास Cl2 है, ओके, अगर Cl2 का मैंने हेलोजिनेशन किया ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास एक क्लोरीन है, उसके अंदर अगर आपने CH4 को एडिशन किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास CH3 बनेगा और प्लस आपका क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ओके। उसी तरीके से अगर आप CH3 लेते हो और उसके अंदर एडिशन करते हो आप Cl2 का, तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आपका CH3Cl बनेगा और प्लस आपका क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर चले जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपके जो हाइलोजिनेशन वाले कंपाउंड होते हैं वो आपको हमेशा यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ये एक्चुअली जो होमोलिटिक फ्यूजन होता है ना वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ओके। उसी तरीके से आप अल्किन्स में भी देख सकते हो। अल्किन्स में क्या होता है आपका
यानी अल्किन यानी ENE। ओके, जैसे हमने अल्केन देखा उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जो अल्किन से उसके अंदर भी देख सकते हो, जिसमें बेसिकली क्या होता है, अल्किन में आपका जो प्रीफिक्स होता है वो ENE होता है। ओके, जिसके अंदर अगर आप इथीन देखोगे तो C2H4 होता है, प्रोपीन देखोगे तो C3H6 होता है, ब्यूटीन देखोगे तो C4H8 होता है, पेंटेन देखोगे तो C5H10 होता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आप इसके अंदर क्या देखते हो, प्रिपरेशन देखते हो अलग अलग चीजों की। ठीक है, यानी कोई भी जो कंपाउंड होता है वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है, वो सारी चीजें आप ऑर्गेनिक के अंदर देखते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो अलग से एक जो हाइड्रोजनेशन है वो सारी चीजें भी आप देखते हो, जो एडिशन होता है। ये सारी चीजें आप ज्यादा नहीं पढ़ते हो, फिर भी आप क्या करते हो, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक जानकारी आप लेते हो हाइड्रोजनेशन के बारे में। ये अलग सा जो एडिशन होता है, एडिशन टॉपिक होता है, जिसके बारे में आप इतना नहीं पढ़ते हो डिटेल के अंदर, लेकिन आप ये सारी चीजों के बारे में एक तरह से आप पढ़ते हो। तो इसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से कभी भी अगर आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए, ओके, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ते हो। बहुत डिटेल है। ओके, यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ उसको बताया है कि क्या क्या चीजें होती है। अगर आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो आपको नेम रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। ओके, आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसके ऊपर जो अप्लाई होता है वो सारी चीजें यही होती है। ओके, इसी से रिलेटेड इसका एक जैसे पार्ट डिवाइड होते 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 जो पूरी केमिस्ट्री है वो फॉर्म हो जाती है, लेकिन जो स्टार्टिंग होता है वो यही सारी चीजें होती है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही बहुत ही कमाल के वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।